बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले एक तिरंगे के पीछे, ये सारा हिंदुस्तान चले। गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो हम लोगों का कहाँ तक हो चुका था? पार्ट यार 10 तो मैंने दे दिए, आपसे जो बोला वो पार्ट 10 तक तो मैंने कहा था पूरे हो गए। अब बात आती पार्ट 10 कहाँ मिलेंगे, तो यार पार्ट 10 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पीडीएफ दे रखे हैं सभी वीडियोस में, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इतना मैंने कर दिया है, जितना मुझसे हुआ मैंने किया, ठीक है। अब बात आती है, कुछ बच्चे बोले यार फॉर्मूले तो तुम लोग पहले से सिंपल सी चीज़ बताते हैं यार, एक दो फॉर्मूले हो तो हम करा दें, ठीक है आज के दिन, लेकिन फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनको एक वीडियो में कवर अप कराना पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूलेज के हम 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बना रहे हैं आज ही से अभी। तो जितना हो जाएगा मैक्सिमम उसमें हम क्राइटेरिया तुम लोगों का ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वही लेंगे जो हमें टॉप 200 में एक दो टॉपिक छूट गए हमसे, जैसे सर्किल छूटा हुआ है, तुम्हारा सेट थ्योरी छूटा हुआ है, ठीक है, और जो एक दो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, ये तो थोड़े बहुत टॉपिक जो नहीं हुए हैं, सबसे पहले हम उनको हम फॉर्मूलेस में करा दे रहे हैं, जो कि तुम लोग क्या हो उनके साथ साथ ये भी कवर हो जाए। तो लोग चलते पहले फॉर्मूले की तरफ देखते हैं, फॉर्मूले हमारे पास है क्या क्या। तो हम शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, काफ़ी तेज़ी से कराएंगे, ठीक है, आराम से कराने लगे, मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास है। और रागा के वीडियो आज से स्टार्ट हो जाएंगे, रागा की सीरीज़, तो रागा की सीरीज़ आज 3 सीरीज़ देंगे, तो उतना ही देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी में यार देखो हमारे पास सेट थ्योरी में होता क्या है, जो मेन पॉइंट्स सिर्फ वो याद रखना। सेट थ्योरी में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड वहाँ पे। जैसे अगर हमारे पास ALLA BHAD है, हम कहते हैं इसका सेट बनाओ, तो सिंगल सेट बनेगा। AL जैसे हमारे पास ALLA BHAD, यार कोई स्पेलिंग नहीं है इलाहाबाद की, ठीक है, ये ना कहना स्पेलिंग गलत कर दी। A इज इक्वल टू क्या सेट बनेगा हमारे पास, A बन जाएगा, B बन जाएगा और D बन जाएगा और H बन जाएगा। HBAD होता है, लेकिन मैं ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे सिंगल टाइम से होंगे, कोई से एलिमेंट्स डबल टाइम में हम नहीं लेते हैं, ठीक। सेकेंड हमारे पास सेट का क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम सीधे से तुम लोग टाइप्स ऑफ सेट यहाँ पे लिखे रहे हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सीधे क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास सिंगल सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास 5 इसमें हो जाएगा 1 2 3, कुछ भी हो सकता है ABC, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट होता है। सेकंड हमारे पास आता है 5, यानी ब्लैंक सेट। ब्लैंक सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब क्या होता है, सीधे सीधे ब्लैंक होता है या फिर 5 होता है, ठीक। अब याद रखना इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यानी ब्लैंक सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब हमारे पास यहाँ लिख लेना रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, लिखने का टाइम नहीं, सिर्फ हम बोलते जाएंगे ओरली, ठीक है। और थर्ड हमारे पास हो गया, ठीक, डेफिनिट सेट। डेफिनिट सेट क्या होते हैं, डेफिनेट मतलब परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय हमारे पास होते हैं ऐसे सेट जो हमारे पास डिफाइन कर सके, जिसमें नंबर ऑफ टर्म हम डिफाइन कर सके, जैसे 1 से 100 तक बोल दिया या 1 से 200 तक बोल दिया, हम कहें 1 से 100 तक की हमारे पास क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इनडेफिनेट सेट। इनडेफिनेट सेट हमारे पास क्या होते हैं, इनडेफिनेट सेट होते हैं ऐसे सेट जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी, या बहुत सारे हम कहते हैं हमारे पास जो गंगाएं हैं, कितनी सारी गंगाएं हैं, बहुत सारी हैं, छोटी छोटी नदियों के नाम, ठीक है, अनंत हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें, यानी इनफाइनाइट टाइम्स चले गए, ठीक। अब 1-2 नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हर गली में एक हर वो गांव में एक तालाब होता है, नदियाँ होती हैं, उस टाइप की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इनडेफिनेट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनको हम गिने ना जा सके, सीधे सीधे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक याद रखो। फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास आता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और फिफ्थ में आ जाएगा सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हमारे पास क्या होता है, ठीक है,
दो सेट होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, दो सेट हमारे पास लिखे हैं, हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, और सी है हमारे पास एक भी नहीं, और डी है 1 2 3 4। अब समझना क्या होता है, ये कहता है भाई साहब हम ऐसे हैं कि हमारे पास आपके सारे एलिमेंट भी मिल सकते हैं, आपका कोई भी एलिमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। यानी सारे भी पॉसिबल हैं, कोई भी नहीं पॉसिबल है, या कम से कम ना हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इक्वल हो सकते हैं, मतलब क्या है, डी जो है ए का सबसेट है, ठीक है, सी जो है ए का सबसेट है, ठीक है, बी जो है ए का सबसेट है। अगर हम बोले कि जो ए है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए में बी से ज़्यादा है, हमेशा रखना या इक्वल हो या उससे कम हो, वो होता है सबसेट। अब बात आती है नंबर ऑफ सबसेट की, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं यार, नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चय की संख्या, ये कलम से क्वेश्चन पूछा भी था, उपसमुच्चय की संख्या आती है 2 की पावर n, क्या हो जाएगी 2 की पावर n। इसके बाद हमारे पास आता है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय ऐसे सेट होते हैं जो हमारे पास सबसेट के ही सेट होते हैं, यानी सबसेट को ही हम लोग एक सेट के अंदर पैक कर दें। जैसे हमने कहा अगर हमारे पास सबसेट है, सबसेट हमारे पास दे रखे हैं 1 2 5 ब्लैंक 1 2 इस टाइप में। अब हम कहते हैं इसमें बताओ क्या होगा, तो ये तो हो गया सबसेट, लेकिन अगर हम कहें पावर सबसेट क्या, पावर सेट क्या होंगे इसके, तो पावर सेट में हम क्या कर देंगे, इनको एक सेट के अंदर पैक कर देंगे। मतलब पावर सेट क्या होता है, ऐसे सेट हम लोग क्या कर दें, उनको दोबारा से सेट के अंदर पैक कर दें, यानी ऐसे सबसेट उप समुच्चय ही होते हैं हमारे पास, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, एक सेट के अंदर पैक कर देते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है। नंबर ऑफ पावर सेट वही होता है जो ये होता है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा 2 की पावर n। नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 की पावर n, जो हमारे पास उप समुच्चय होते हैं वही नंबर ऑफ पावर सेट होते हैं। अब हमसे एक कह देता है अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय की संख्या याद करो, तो अरिक्त समुच्चय की संख्या ये होते हैं 2 की पावर n-1, ठीक है, ये होते हैं 2 की पावर n-1। इसके बाद हमसे कहता है उचित उप समुच्चय, तो याद रखना उचित उप समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ना हो, यानी पूरे इक्वल नहीं होने चाहिए। समझना जरा, अगर a है 1 2 3 और b है 1 2 3 और c है 1 2, तो हम बोलते हैं क्या b a का प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। वो कहता है भाई साहब एक एलिमेंट हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तो एक एलिमेंट जब छोड़ोगे तो आपके पास e और a, आप c जो होगा वो a का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट, मतलब विसंगि समुच्चय। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट होते हैं a इंटरसेक्शन b, अगर इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा है, अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये कैसे है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब विसंगि समुच्चय है, इन दोनों में कुछ भी नहीं आता, तो हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है a यूनियन b। अब समझना, एक ही लाइन में तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, a यूनियन b क्या होता है, a माइनस b क्या होता है, समझना, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2, c नहीं है, u इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन a यूनियन b, दूसरा क्वेश्चन a इंटरसेक्शन b, तीसरा क्वेश्चन a डैश, चौथा क्वेश्चन a माइनस b। ये चार चीज़ तो हमारे पास मैथमेटिकली पूछती, तो हम चारों क्लियर कर देते क्या होता है। समझना यार, a यूनियन b होता है a और b दोनों को मिला के जो एलिमेंट्स आए उन सबको लिख दो, तो a और b दोनों को मिला के एलिमेंट्स कितने आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ 1 2 3 4, ये आ गया a यूनियन b, ठीक है।
क्लियर। ए और बी दोनों मिला के जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है हमारे पास, ए और बी दोनों में जो कॉमन होता है, ए और बी दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 1,2, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है 1,2। ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है यू माइनस ए, मतलब यू से ए को घटा दो, तो यू से ए को घटाओगे तो यू हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 माइनस ए कितना है 1 2 3 4। अब हम जब घटाते हैं तो हमारे पास समझना, पहले जितना कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, किससे घटा रहा हो, यू से घटा रहा हो, किसको घटा रहा हो, ए को घटा रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, जो वैल्यू यू की होगी, पहले वाली जो वैल्यू होगी वही हमारे पास आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 5। अब जैसे समझना ए माइनस बी हम बोलते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 1,2। अब हम कहते हैं ए माइनस बी फाइंड करना है, कैंसिल आउट कर दो यार। अब हमारे पास जो वैल्यू किसमें बची, पहले वाले में जो वैल्यू बची वही उसका आंसर होता है, तो आंसर कितना आएगा इसका 3,4। क्लियर। अब हम एक मिनट तुमको वेन डायग्राम थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम में पूछ लिया था एग्जाम में, इतना आ गया ना समझना। अगर हमसे कहता है, इस टाइप में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 है, ठीक, जिसमें से हिंदी वाले 50 हैं, हिंदी वाले 50 हैं, अंग्रेजी वाले 60 हैं, ठीक है, हिंदी वाले 50 हैं, अंग्रेजी वाले 60 हैं। केवल हिंदी वाले बताने हैं, केवल अंग्रेजी वाले बताने हैं, और दोनों वाले बताने हैं। अब समझना है, टोटल बच्चे 60 हैं, दोनों को ऐड करो, हिंदी अंग्रेजी कितना हो रहा है 6 5 11 110, यानी कि जितने एक्सीड है वो हमारे पास दोनों के आ जाएंगे। ये हमेशा होता है दोनों के लिए, हमेशा क्या होता है दोनों के लिए। ये जो वैल्यू आती है, ये इतना जो बचा है वो केवल ए का होगा। तो हिंदी वाले कितने होंगे, 50 थे, 50 में 10 चले गए, तो हिंदी वाले, सिर्फ हिंदी वाले कितने बचे, सिर्फ हिंदी वाले बचे 50 में 10 गए 40। अब बात आते केवल अंग्रेजी वाले, भाई अंग्रेजी में कितने थे 60 थे, 60 में 10 चले गए, तो 60 में 10 गए, कितना बचा हमारे पास 50, तो केवल अंग्रेजी वाले आएंगे 50। क्लियर हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब भी आ जाएं तो हम बताएं तुम लोग कैसे करोगे, इस टाइप से करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 100 है, पहले हम देख लेंगे दोनों मिला कितना है 110, तो 110 में 10 ज़्यादा है ना, तो ये जो वैल्यू है ये है, तो ये दोनों की। अब केवल हिंदी वाले निकाल लें, केवल अंग्रेजी वाले निकाल लें, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग याद रखने हैं, पहला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होता है ए डैश का डैश याद रखना क्या होता है हमारे पास ए। थर्ड हमारे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आता है 5। ए डैश ये डायरेक्टली पूछ लेता है इसलिए हम लिखा रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होता है 5। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल का डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल का डैश, तो ये आ जाता है एन ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर देखो क्या है, 6 नंबर है हमारे पास ए यूनियन बी, एक मिनट, 6 नंबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी का एक पार्ट और होता है, वो क्या होता है देख लेते हैं भाई। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज़ें हमें इतनी याद रखनी है, इन्हीं में से ही हमारे पास फॉर्मूले पूछ लेता है। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन ये हो गया ए डैश। ठीक है, एक और कर लो, ए डैश यूनियन ए इज इक्वल टू होता है यू। ठीक, ये याद रखना सेट के कुछ रूल्स थे। ठीक है, जो कि हमने लिखा दिए क्योंकि एज इट इज़ यही हमसे कभी कभी थ्योरम्स में पूछ लेता है। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या होता है, सेट क्या होते हैं। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपली वे में। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में होता है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होता है। हमारे पास क्या होता है,
सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फाई क्या होगा, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लैंक सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, डेफिनेट सेट, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्या होता है, इंडेफिनिट, जिसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, ठीक। और याद रखना जो फाई होता है सभी सेट का सबसेट होता है। और सबसेट क्या होते हैं, अगर ए और बी दो सेट लिखे हैं, ए और बी तो हमारे पास दो सेट लिखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकते हैं। ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, सबसेट होंगे। लेकिन यार याद रखना ज़्यादा नहीं होने चाहिए एलिमेंट, कि ए में ज़्यादा है बी से तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है, ऐसा गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर n होता है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सबसेट, सेट ऑफ सबसेट, सभी सबसेट का एक पूरा मिला के सेट। और यार अपना नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई, वो कहता है भाई हम पूरे नहीं लेंगे, हमको एक कम चाहिए, यानी कि उसमें एक एलिमेंट कम से कम बचना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक। वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n-1 होता है, ठीक। इसका डिसजॉइंट सेट क्या होता है, हमारे पास डिसजॉइंट सेट जो होते हैं ए इंटरसेक्शन भी, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोगों को अभी नहीं क्लियर हुआ है। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पहले क्लियर कराते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें टेंजेंट नॉर्मल भी है, मैक्सिमम मिनिमम भी है, उसका सर्किल कराएंगे। इतना पार्ट 1 में हम रखते हैं, जो कि वापस छूट गया। बाकी अब और जिसको फॉर्मूले भी चाहिए वो आएंगे शाम तक, लेकिन जिसके पास नहीं हो पा रहे वो अपना आगे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि 200 में मैंने काफ़ी कुछ कराया है। हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो यार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले शायद सबको आते भी होंगे कि dy/dx x to power n nx to power n-1 dy/dx e to power x dy/dx sin x is equal to cos x dy/dx cos x is equal to माइनस का sin x dy/dx sec x is equal to sec x into tan x dy/dx log ax is equal to 1/x log a, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/x log a और e, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है dy/dx tan x sec square x dy/dx sec x हो गया है cot x is equal to माइनस cosec square x dy/dx cosec x is equal to cosec x into cot x dy/dx e to power x हो गया। कांस्टेंट का होता है हमारे पास 0 dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये क्या होता है फर्स्ट डी सेकेंड प्लस सेकेंड डी फर्स्ट अपॉन फर्स्ट का फर्स्ट डी सेकेंड प्लस सेकेंड डी फर्स्ट, ठीक है। ये हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है dy/dx फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो भाई फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड dy/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy/dx सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है dy/dx साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इतने। अब देखो एक बार पहले रिवीजन शायद सबको आते होंगे, इनको रिवीजन करने की कोई नीड नहीं है। x पावर n x पावर n-1 e to power x sin x cos x माइनस sec x sin x sec x into tan x log ax 1/x log a, ठीक है। tan x का होता है sec स्क्वायर x cot x का माइनस cos स्क्वायर x cosec x का cosec x into cot x लॉगिका का माइनस का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का होता है 0 फर्स्ट इंटू सेकंड फर्स्ट dy/dx सेकंड प्लस सेकंड dy/dx फर्स्ट अपॉन सेकंड dy/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy/dx सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखो जरा,
अब हमारे पास है डी वाई डी एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट, सॉरी ये होता है सेकेंड इनवर्स एक्स का, ठीक है। और अब हमारे पास बचे हैं इसमें किसका हो गया तुम्हारा ए टू पावर एक्स का डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का। ए टू पावर एक्स का होता है ए टू पावर एक्स लॉग है, अब ये आता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इतना हो गया, ये तो होगा हमारे पास फॉर्मूले जो कि सारी बुक्स में होते हैं। अब बात करते हैं किस टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो यार देखो हमारे पास सबसे पहले सिंपल टाइप बनता है, सेकंड टाइप क्या बनता है, इन्वर्स वाले फंक्शंस बनते हैं। इन्वर्स वाले फंक्शन किस टाइप के बनेंगे, जैसे हमारे पास का उसने साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन में x की वैल्यू को कुछ लेट करेंगे, ठीक है। साइन को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि यहाँ से इनवर्स हटाने की कोशिश करेंगे। साइन की वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग डी वाई डी एक्स उसका करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास थर्ड टाइप क्या होता है, इसमें थर्ड टाइप आता है हमारे पास x की पावर x टाइप में, ठीक है। तो x की पावर x टाइप में जब भी आता है तो हम लोग y इज इक्वल टू करके करेंगे और बोथ साइड क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉग y क्या रखना 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स करके इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड टाइप हम लोग फोर्थ टाइप हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ टाइप हम लोग करते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये वाले हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, इस टाइप में जो क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई मान लेंगे, बोथ साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। फिफ्थ टाइप हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ टाइप आता है हमारे पास, हमसे कहता है x1 का x2 के रिस्पेक्ट में, के सापेक्ष या इसके रिस्पेक्ट में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि x1 का x2 के सापेक्ष या इसकी रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, यानी dx1 अपॉन dx कर लोगे, ठीक है। और ऐसे dx2 अपॉन dx कर लोगे, इन दोनों क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो आया था हमारे पास सापेक्ष अवकलन। इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास सिंपल आता है, सिंपल के बाद इन्वर्स वाले आते हैं, फिर लॉग लेट करने वाले आते हैं, फिर रूट के आते हैं, उसका सापेक्ष अवकलन आ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है सापेक्ष के बाद हमसे कहता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूछ सकता है। जैसे हमसे कहा fx दे रखा है, उसने f डैश x पूछ लिया या y1 पूछ लिया, ठीक है, या हमसे कहता है, ठीक है, f डैश x पूछ लिया या y1 पूछ लिया या dy dx पूछ लिया। ये तीनों चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं dy dx या y1 या f डैश x। अगर उसने कहा f डबल डैश x निकालो यार, तो हम लोग क्या करेंगे, d इसको लिख लेते हैं y2 और इसको ले लेते हैं d2y अपॉन dx2। ऐसे यार हमारे पास f ट्रिपल डैश x होता है, मतलब क्या होता है 3 टाइम्स y3 और d3y अपॉन dx3। यानी कि हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर कहीं लिखा है y1 तो मतलब होता है 1 टाइम डेरिवेटिव, कहीं लिखा है y2 मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव, कहीं लिखा है y3 तो मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं जरा। इसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप, अब हमसे x इज इक्वल टू थीटा दे देगा, y इज इक्वल टू बीटा दे देगा। हमसे कहा dy अपॉन dx फाइंड करो, तो हम इसके लिए dx अपॉन डी थीटा फाइंड कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग dy अपॉन डी बीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो हम लोग क्या कर देंगे, y वाले से x वाले को, सॉरी ये भी थीटा के टर्म्स में होगा, ये भी क्या होगा, थीटा के टर्म्स में होगा, x वाले को डिवाइड कर देंगे, ठीक। यानी कि अगर हमें y और x दोनों अलग अलग फंक्शन के टर्म्स में दे रखते हो तो हम पहले दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेटली कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बोथ को डिवाइड कर देंगे। इतना आया समझ में। ये तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का पार्ट। लेकिन अब हमारे पास इसमें क्या क्या पूछता है ये देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे सॉल्व करते हैं और टेंजेंट नॉर्मल कैसे सॉल्व करते हैं। बात करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की। ठीक समझना है। टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, हमारे पास कर्व होते हैं, उसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 mx माइनस x1। अब बात आती है m क्या है, तो यार रखना m इज इक्वल टू होता है tan थीटा या फिर dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। ये चीज़ रखना, m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा या फिर dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। ये तो हमारे पास होता है स्पर्शी, इसको बोलते हैं स्पर्शी का समीकरण, ठीक है। ये हो गई प्रवणता, ये हो गई प्रवणता। इन केस अगर उसने हमसे कहा ये स्पर्शी प्रवणता है, टेंजेंट स्लोप है, अगर उसने कहा अभिलंब प्रवणता ज्ञात करो, अभिलंब प्रवणता मतलब नॉर्मल स्लोप,
जो नॉर्मल स्लोप होती है, जो टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका अपोजिट कर दो, मतलब dx अपॉन dy कर लो और x1 y1 कर दो और यहाँ पे क्या लगा दो माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 mx माइनस x1। ठीक है, अब हमसे बस चेंजमेंट क्या होगा, स्लोप का होगा। अगर उसने हमसे कहा स्पर्शिक प्रवणता निकालनी है, टेंजेंट स्लोप निकालनी है, तो सीधे सीधे dy dx कर दो x1 y1। लेकिन अगर नॉर्मल कहता है तो हम लोग क्या कर देंगे, dx अपॉन dy कर देंगे, वो भी क्या लगा के, माइनस लगा के। इतना क्लियर हुआ? अब देखते जरा इसमें क्या क्या और पूछ सकता है। इसमें और हम से पूछ लेता है, यदि दो रेखाएं लंबवत है तब क्या होता है, यानी कि याद रखना, तब याद रखना m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1 कर दोगे। समांतर में क्या कर दोगे, m1 इज इक्वल टू m2 कर लोगे। ये रखना, दो रेखाएं लंबवत हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1। समांतर में क्या कर देंगे, m1 इज इक्वल टू m2 कर देंगे। ये तो सिंपल सा था हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर टेंजेंट सीधे से पूछता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो या स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, तो आप लोग फॉर्मूले से रख के कर लेंगे। स्लोप बस याद रखना कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स करके उसकी हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है ये सिर्फ समझना है, ठीक है, टाइम है नहीं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या होगा, मार्कर y इज इक्वल टू एफ एक्स करके हमको कोई फंक्शन गिवन होगा, कहेगा फाइंड द फंक्शन एट विच, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, हमें क्या करना होगा, वह बिंदु ज्ञात करना होगा जहां पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सेकंड में क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ में यहाँ से इसमें क्या कर लेंगे कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने से x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। और फोर्थ स्टेप में x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करा देंगे। x की वैल्यू को कहाँ कराएंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा, अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। डी वाई डी एक्स को फिर जी को बराबर करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम लोग डी टू वाई डी एक्स टू करते हैं, फिर डी टू वाई डी एक्स टू हम लोग x की वैल्यू पे फाइंड करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, निगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा। अब बात आती है, ये तो यहाँ से पता चला मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे। अगर हमसे कहता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो ये जो पॉजिटिव जिस पे आया है वो x उठा के यहाँ पे यहाँ रख देंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, x का मान उठा के हम लोग फंक्शन में रख देंगे तो हमारे पास मिनिमम, और x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें पास मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास इफ d2y dx2 क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, d3y dx3 फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, d3y dx3 फाइंड करेंगे। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चले आगे, तो ये अच्छे से आ गई ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास मैक्सिमम भी कॉम हो गया। सर्किल मैंने छोड़ दिया था, सर्किल के क्वेश्चन यानी कि अभी नहीं कराया, तो सर्किल का देख लो हमारे पास क्या होता है। बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, बेसिक इक्वेशन होती है सर्किल की, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होती है हमारे पास x1 x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे h और k क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। जहाँ पे h और k क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। ठीक है, इसके हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली हम सीधे ओनली बोलेंगे, आप लोग समझ लेना क्योंकि बहुत लेंदी होता है, कि अगर हमारे पास कोई वृत्त जो है मूल बिंदु से जा रहा हो, सॉरी किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो, केंद्र मूल बिंदु हो, सेंटर क्या हो, मूल बिंदु हो, तो सीधे सीधे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है, अगर हमारे पास सर्किल जो है एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा हो, एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है मतलब टच करता है, तो समझना जरा कंडीशन क्या होगी। अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये आ गया, ये बनता है इस तरीके से। ठीक, अगर ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस तरीके से बनेगा। तो याद रखना ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, एच कॉमा के होता है, जहाँ पे जो ये किस पे चल रहा है, वाई एक्सिस पे जो k होगी तो ये किसके इक्वल हो जाती है, r के। तो यार रखना k इज इक्वल टू r हो जाता है। अगर सर्किल y एक्सिस को स्पर्श करता है, अगर सर्किल y एक्सिस को स्पर्श करता है तो सेम यही हमारे पास फिगर इधर बनेगा, और हमारे पास h इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, r के हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अगर सर्किल बोथ x y दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों को स्पर्श करे,
अगर हमारे पास सर्किल x और y दोनों एक्सिस को स्पर्श करता है तो याद रखना h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू तीनों हमारे पास क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। h, k, r तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चेंजमेंट कहाँ आएगा जरा समझना, ठीक। एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, अगर उसने हमसे बोल दिया दोनों अक्षों को स्पर्श तो कर रहा है लेकिन वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे स्थित है, यहाँ पे है, तो वहाँ पे तो हमारे पास x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो सेंटर होंगे, सेंटर आएंगे -r, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना। अगर थर्ड में होता तो थर्ड में -r आ जाता, फोर्थ में होता तो फोर्थ में हमारे पास r हो जाता, ठीक। लेकिन सब होंगे इक्वल ही, ठीक। अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास h = k = r होगा। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हमारे पास फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है कि सर्किल पास कर रहा है, यानी कि मूल बिंदु से जाता है, वह a, b अंतःखंड काट रहा है, अच्छों से a और b अंतःखंड काटता है। तो हमारे पास इसका इक्वेशन क्या होती है समझना जरा, ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा और अच्छों से ये एक्सिस पे a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, ठीक। ये सेंटर हो गया तो ये आएगा a/2 और ये आ गया b/2। तो जो रेडियस आएगी वो आएगी r √√ के अंदर a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और जो सेंटर है यार, सेंटर आते हैं a/2 b/2, ठीक है। यार अपना सेंटर क्या होगी, a/2 b/2, और जो रेडियस होगी a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर होगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इसी में ही, ठीक है। ये तो होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितने वे से आती है। अब हम लोग देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसके सेंटर होते हैं -g, -f, और रेडियस होती है अंडर रूट के अंदर g² + f² - c, ठीक। रेडियस क्या होगी, रूट के अंदर g² + f² - c। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब समझना जरा, ये हो गया। अब हमारे पास अगर r की वैल्यू जो >1 है तो सेंटर पॉसिबल है, r की वैल्यू = 0 है, सेंटर पॉइंट होगा, r की वैल्यू <0 है, <0 है, >0 है तो पॉसिबल, ठीक। और <0 हमारे पास सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 गिवन है, तो हमारे पास सेंटर क्या होता है -g, -f, और रेडियस होती है g² + f² - c। अब समझते हैं आगे, अगर हमारे पास कहता है दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं, नेक्स्ट है अगर हमारे पास सर्किल कैसे संकेंद्रीय हैं, ठीक। सर्किल कैसे संकेंद्रीय हैं। अगर सर्किल हमारे पास कंसेंट्रिक हैं तो उनके जो हमारे पास सेंटर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कंसेंट्रिक कैसे बनते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, तो सेंटर क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे, यानी कि x1, y1 दोनों का हमारे पास यही होगा, और एक यहाँ पे कुछ भी पॉइंट हो सकता है। यानी कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, ऐसे सर्किल जिनके सेंटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर दो वृत्त, यानी कि यदि दो वृत्त स्पर्श करें, आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, समझना जरा, टच करते हैं, तो एक तो ये बनेगा और एक इस तरीके से ये बनेगा, दो सर्किल बन गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, ये C1 हो गया, C2 हो गया, केंद्रों के बीच की दूरी। तो याद रखना ये R1 हो या R2 है, यानी C1 C2 = R1 + R2 आता है, जहाँ पे C1 C2 क्या है, उसके केंद्रों के बीच की दूरी है, और R1 R2 क्या है, R1 + R2 उसके हमारे पास त्रिज्याओं का योगफल है। इतना क्लियर हुआ। बाकी हम लोग x² + y², यदि व्यास के सिरे x1, y1, x2, y2 है, तब वृत्त का समीकरण, अगर हमको व्यास के सिरे दे रखे हो, ठीक है, मतलब हमसे कह रहा है डायमीटर की जो है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट्स है, तो इक्वेशन होती है x - x1, x - x2, y - y1, ठीक है, x - x1, x - x2 + y - y1, y - y2 = 0। अगर हमसे कहता, एक ही होता है, ठीक है, यदि वृत्त किसी रेखा को स्पर्श करे,
किसी रेखा को स्पर्श करें तो हमारे पास क्या होता है, तो यार अपना L इज इक्वल टू आता है, यानी कि R जो होगा वो L के बराबर होगा, जहां L क्या है उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, और L का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ठीक, अब समझते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला हमारे पास है कि सर्किल वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कि एक्स एक्सिस हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होगा, ये होगा 2 रूट g स्क्वायर माइनस सी, और ये हो जाएगा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? ये हो जाएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, हो जाएगा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब बात आती है यार हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम तो बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ x प्लस x1/2, जहाँ जहाँ y होता है वहाँ वहाँ y प्लस y1/2, जहाँ x स्क्वायर होगा वहाँ x(x1) y(y1) कर देंगे, सॉरी x(x1) कर देंगे, जहाँ y स्क्वायर वहाँ y(y1) करके सॉल्व कर लेंगे। हमने बहुत अच्छे समझाया पैराबोला वगैरह में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। अब बात आती है कि पॉइंट क्या होगा, कोई भी पॉइंट डिफाइन करना, तो पॉइंट कैसे शो करते हैं, बिंदु की स्थिति। तो हम लोग मान लेंगे s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब हम क्या कर देंगे, s1 फाइंड करेंगे, यानी पॉइंट को उठा के इसमें रख देंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हो गया। ठीक है, ये हो गया 2gx1। अब यहाँ रखेंगे जब वैल्यू, जब रखने के बाद अगर हमारे पास s1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, s1 की वैल्यू 0 से लेस आती है, s1 की वैल्यू 0 आती है, 0 से ग्रेटर आएगी बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा यानी कि आउटसाइड होगा, 0 से लेस आएगी बिंदु कहाँ होगा, अंदर होगा मतलब इनसाइड होगा, 0 आएगी तो बिंदु कहाँ होगा, वृत्त पर होगा। ठीक है, वृत्त पर होगा। तो ये रहे हमारे पास सर्किल के फॉर्मूले। ठीक है, अब सर्किल के फॉर्मूले हो गए हमारे पास, डिफरेंशिएशन के हो गए, सेट थ्योरी को 3 टॉपिक के फॉर्मूले करा दिए हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में 3-3 करके कवर करा देंगे, और लेकिन अब वैसे नीड नहीं है इतने सारे कराने की। इतना आज के अगर कोई बोलता सर मेरा एग्जाम आज है, तो भैया इतना देख लो, और जो हमने इतने सारे लेक्चर दिए हैं टॉप 200 वाले उतने देख लो, आपके फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी नीड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम करा देंगे शाम तक आपके फॉर्मूलेस के लेक्चर। और रागा का बस आज मेरा मेन मोटो है रागा के लेक्चर सेंड करना, तो रागा के लेक्चर आएंगे, वो भी आएंगे दोपहर को 1 या 2 बजे के बाद से, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, बाकी फिर हम लोग करते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, यानी कल नहीं।